अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से हम कोई ऐसा टॉपिक लेके आएँ जो कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। जैसे कि आजकल हर जगह पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में कोविड-19 और इस पेंडेमिक की वजह से जो भी सूरत हाल है, हर कोई इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब सेहत की बात होती है तो हर कोई उसके लिए भाग दौड़ करता है और बहुत फ़िक्रमंद होता है। आज जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं वो इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगी और आपको इसके बारे में अवेयरनेस देंगी। कुछ वैक्सीन के हवाले से हम बात करेंगे, लोगों की फ़ीमेल्स में बढ़ती हुई ओबेसिटी के हवाले से बात करेंगे और जनरल कोविड-19 और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से और उनसे इन तमाम मसलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर ऐमन, अपने बारे में सबसे पहले बताइए कुछ। जी, मेरा नाम डॉक्टर ऐमन है, डॉक्टर उम्मे ऐमन, एंड आई एम राइट नाउ कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड इमरजेंसी कंसल्टेंट एट हमदर्द यूनिवर्सिटी नेमत बेगम हॉस्पिटल। तो वहाँ पर हमें बेसिकली इमरजेंसी एंड जनरल एज अ जनरल फिजिशियन आई एम प्रैक्टिसिंग देयर। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर तरफ कोरोना और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ रही हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं नेमत बेगम हॉस्पिटल में या हमदर्द हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? देखिए, कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स इसकी सिम्टम्स जो है ना इसके बहुत वेरी करते हैं, ठीक है, एज के लिहाज से भी, ठीक है, और इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जिसे क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं हम, बिल्कुल, कि हर बंदे में अगर वो ज़्यादा उम्र का है लेकिन अगर उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत अच्छी है तो उसमें वो इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं कराएगा। लेकिन अगर वही चीज़ एक यंग बंदे में, जो हम सुनने में आ रहा है कि ये यंग लोगों को नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल, ऐसा नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यंग लोगों में भी ये हो सकता है। इम्यूनिटी अगर आपकी नहीं है स्ट्रॉन्ग तो यंग में भी, बच्चों में भी और फीमेल्स में भी ये बिल्कुल ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि आप जर्नल ज़ाहिर ओपीडी मेडिसिन के पेशेंट देखती हैं, तो क्या रेशो आप देखती हैं कि 10 में से कितने पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव निकलते हैं? कोविड पॉजिटिव पिछले तकरीबन समझें 1.5 महीने में, जब से मैंने ज्वाइन किया है हमदर्द, तब से इसकी जो सिवियरिटी थी ये कम हुई थी। लेकिन अभी पिछले 1 हफ़्ते से हमारे पास दोबारा से पेशेंट उसी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि सडन ऑनसेट फीवर हो रहा है उनको और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलने की तकलीफ़। कभी कभी वो फीवर के साथ भी हो रही है और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि 1 दिन का बुखार रहा और उसके 1 से 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमें सांस में तकलीफ़ हो रही है। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ खांसी भी हो। ठीक है, उसका फिर हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट देखती हैं आपके कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, फिर हमें देखने से ही पता चलता है कि डायबिटिक है पेशेंट तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी जो है वो सप्रेस होती है। बिल्कुल, तो जब हम उसके पास स्क्रीनिंग पे हम आ जाते हैं तो हम ज़्यादातर पेशेंट्स का एट द मीन टाइम पीसीआर पॉसिबल नहीं होता कि मतलब पीसीआर के लिए टाइम चाहिए होता है, तो हम रैपिड एंटीजन करवा रहे होते हैं। ठीक है, रैपिड एंटीजन का ये है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है उन लोगों में जिनमें कोरोना नहीं है और ये नेगेटिव भी आ सकता है उन लोगों में जिनमें कोरोना है। ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ को एक स्क्रीन करने में आसानी हो जाती है कि अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के साथ आ रहा है हमारे पास और उसका अगर एंटीजन भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हाईली सस्पिशियस है फॉर कोविड-19 वायरस। यानी उसको 90 to 95% हम कहेंगे कि ये कोविड पॉजिटिव ही है, अनलेस पीसीआर पे नेगेटिव या फिर हम कोई और डायग्नोसिस उसकी रूल आउट करके हम बना लेते हैं। लेकिन हम उसको 14 डेज़ का आइसोलेशन हम उसको उस पेशेंट को भी हम एडवाइस करेंगे और एडमिशन की नीड होगी तो उसको कोविड वार्ड में ही एडमिट किया जाएगा। ठीक है, और रेशो क्या आप देखती हैं, मेल फीमेल का रेशो किसमें मेल ज़्यादा है या हमारे पास मेल्स में ज़्यादा आ रहे हैं? मेल्स में क्या आप चीज़ देख रहे हैं, क्यों ज़्यादा है? मेल्स में इसलिए ज़्यादा है कि जितने हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एक तो रूटीन, उनका वर्किंग रूटीन इस तरह से है कि मैंने जितने पेशेंट से हिस्ट्री ली है तो हिस्ट्री में होता है कि हम सुबह में निकलते हैं और फिर घर जो है हम रात के 12 बजे घर पहुंचते हैं। उस दौरान उनका खाना पीना, एक्सपोजर और फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मेल्स उनका ज़्यादा आ रहा है। फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा हमारे पास शॉपकीपर्स में बहुत आ रहा है। फिर हमारे पास बैंकर्स में बहुत इस तरह का आ रहा है। एक चीज़ इसमें ये भी है कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम अगर
जैसे दिन भर अगर हम बाहर हैं तो ऑब्वियसली हम घर का ना तो खाना इस्तेमाल कर रहे होंगे, ना हम घर का पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। और SOPs तो बस हमारे यहाँ जिस तरह का हो रहा है, क्योंकि फीमेल्स तो शायद फिर भी हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर ये चीज़ें यूज़ कर लेती हैं, मास्क लगा लेती हैं, लेकिन मेल्स में चीज़ें बहुत केयरलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तो पूरा दिन बाहर रहते हैं। मेजॉरिटी लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो विदाउट मास्क ही आ रहे होते हैं, तो फिर हमारा जो गार्ड है, जो भी हमारा टेक्नीशियन है, वो फिर हम स्ट्रिक्टनेस करके एंट्रेंस पर रोक के फिर हम मास्क पहनाते हैं, लेकिन तब तक जो खराबी करी हुई होती है वायरस ने वो कर चुका होता है। इसके अलावा अगर एल्डरली हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। बुजुर्गों का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि बुजुर्ग देखें खुद तो बाहर इतना निकलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने चले गए, ठीक है, और नमाज़ पढ़ के घर वापस आ गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल घर में ही रहते हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है, उसकी रीज़न उनके आसपास जो यंग लोग हैं वो SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझें, ये वायरस हमारे से ज़्यादा हमारे बुजुर्गों के लिए ख़तरनाक है। बिल्कुल, अगर हमें उनकी केयर करनी है तो हमें SOP को फॉलो करना होगा। सिर्फ एक मास्क लगाने से आप अपने आसपास के लोगों को और अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हम किस तरह से लोगों को पता चले, अवेयरनेस दें, जो कि कह रहे हैं कि नहीं बुजुर्ग को एकदम से कैसे हुआ और पता चले कि वो नमूनिया में डेवलप हो जाता है। तो एसिम्प्टोमेटिक यही रीज़न है कि घर में किसी एक फ़र्द को हुआ है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उसको मामूली से नज़ला हुआ या हल्का सा सर में दर्द, इनकी बहुत सारी अलामात हैं। कोविड-19 के जो ओल्ड वेरिएंट है उसका अलामात में बुखार, तेज़ बुखार का चढ़ना, ड्राई कफ, ये मेन सिम्टम्स होते थे, और बॉडी एक्स का मतलब कि जिस्म में बिल्कुल तवानाई नहीं रहना और बिल्कुल ही वीकनेस सी हो जाना। लेकिन जो न्यू वेरिएंट हमारे पास आया है उसमें सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनका जो OPD बेस पे हमारे पास आए और उनको जब हमने कोविड PCR एडवाइस किया तो उन्होंने वो करवाने से मना कर दिया। लेकिन वो सिम्टम्स की बेसिस पे हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट हुए कि सिर्फ हेडेक के साथ आए थे वो हमारे पास। अच्छा, अब वो फीवर भी नहीं, हेडेक की ट्रीटमेंट हमने उनको ब्लड प्रेशर चेक करके देख लिया, ब्लड प्रेशर भी उनका सही, उसके अलावा माइग्रेन को रूल आउट कर लिया, वो भी उसका भी कोई सच हिस्ट्री में भी नहीं था और कोई वो नहीं था, कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़, टेंशन, हेडेक, सब कुछ रूल आउट कर लिया हमने। अब वो 2 दिन बाद जब हमारे पास दोबारा आते हैं तो उसमें फिर चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है, फिर वो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ। तो ये न्यू वेरिएंट का एक ये है कि बहुत इसके सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं। हम एटलीस्ट अगर खुदा ना खास्ता हमें हुआ है तो हम अपने तक ही महदूद रखें। बिल्कुल, ये एज अ मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारा एक अच्छे माशरे में रह के एक अच्छे शहरी होकर भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल, कि हम वो इन्फेक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं। आप मास्क पहने और हैंड वॉश करें, क्योंकि देखिए अगर लोगों को पता चल भी जाता है और बहुत से लोग टेस्ट नहीं करवाते, कुछ कर नहीं सकते आप, उस दौरान के बाद भी आप लोग यही करना है, आपको क्वारंटीन करना है, आइसोलेशन करना है। तो वो चीज़ पे जाने से बेहतर ये है कि आप पहले से ही मास्क और हैंड वॉशिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताइए। इसके अलावा हम ये चीज़ें भी देखने में आ रही हैं कि कोविड की वजह से कुछ पेशेंट्स के अंडरलाइंग इश्यूज जो थे, जैसे कि जिनकी डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे थी या जिनके ब्लड प्रेशर्स फ्लक्चुएट कर रहे थे, वो पेशेंट्स भी एक सडन या तो हाई ब्लड प्रेशर्स के साथ या डिफरेंट इन्फेक्शंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। वो आप किस तरह से देखते हैं? इसका बिल्कुल यही रीज़न है कि अब जब उसने एक बॉडी की सिस्टम को डिस्टर्ब किया तो वो फिर सारी चीज़ों को ही डिस्टर्ब करेगा। जब एक ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे वाइट सेल्स बॉडी में होने और इसकी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर एक बंदा ऑलरेडी एनीमिक है तो उसमें क्या इफेक्ट्स आएंगे? फिर यही बात है, अगर एक बंदा ऑलरेडी एनीमिक है या उसमें कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, उसकी शुगर अप एंड डाउन चल रही है, तो बैक्टीरियाज उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। उसकी कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई अंडरलाइन कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, वो भी बढ़कर सामने आ सकता है, या यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल वो बढ़कर सामने आएगा। इसलिए क्योंकि सारी इम्यूनिटी तो वो कोविड-19 वायरस को ख़त्म करने में लग गई ना, तो फिर वो जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगे। और यही हमने देखा है कि इसकी कोई एक तो सिम्टम है ही नहीं, डिफरेंट, किसी को डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, किसी को वॉमिटिंग। सोशल गैदरिंग्स भी बहुत हो रही हैं, लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। शादियाँ उसी तरह से अटेंड की जा रही हैं, शादियों में फिर ये है कि तैयार हुए में तो मास्क कैसे लगाएं, बिल्कुल
6 फीट का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो लोगों के बीच में अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो चले एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस हो, ताकि वो अपने वायरस अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो स्प्रेड ना करे। ठीक है, अगर हम ओबेसिटी पे बात करें डॉक्टर साहब, तो आप किस तरह से देखती हैं कि जो ओबीज लोग हैं, मेल्स या फीमेल्स, उनमें हार्ट अटैक्स के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोविड ने इस चीज़ को और एग्रावेट कर दिया है, इस बारे में बताइए। ओबेसिटी अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हम डॉक्टर को अपने इलाज के लिए 500 रुपीज़ देने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो उस 500 का बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ाज, ये जो बाहर की सारी जंक है, समझें ये जो हम बाहर की जो कंज्यूम कर रहे हैं जंक फूड, ये एक तरह का डस्टबिन हम अपने अंदर ले रहे हैं। ये सारे जो है ना ये वेस्ट मटेरियल है, ये ना हमारी बॉडी में प्रोटीन देगा, ना हमें मतलब विटामिन्स की हमारी कमी को पूरा करेगा। ये सिर्फ हमारी बॉडी में जो है ना फैट सेल्स बढ़ाते चले जाएगा। जब फैट सेल बॉडी में बढ़ेगा तो नॉर्मल सेल्स कम होते चले जाएंगे, मसल मास आपका कम हो जाएगा। मसल किससे बना है? प्रोटीन से बना है। और ओवरऑल फिर आपकी इम्यूनिटी कम होना शुरू होगी, फिर आप ओबेसिटी से फिर हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि आपकी चर्बी ज़्यादा होगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका। ये सारी चीज़ें एक विशेष सर्किल है, वो होती चली जाएगी, यहाँ तक कि फिर आपको कार्डियक सिम्टम्स या खुदा न खास्ता स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाती हैं। बहुत अच्छी बात बताइए, लोगों को कैसे अवेयरनेस दी जाए कि ये चीज़ें जो हैं अनहेल्दी हैं और इनसे बचा जाए, वरना ये हार्ट अटैक्स में कन्वर्ट होती हैं या एंजाइना में कन्वर्ट होती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्पेशली हमारी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या रीज़न आप देखती हैं? क्योंकि आप तो रूटीन में पेशेंट्स देखती हैं, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, रीज़न तो मैं यही कहूँगी कि क्यों हम मिस कर देते हैं हेल्थ, जो कि सबके लिए एक प्राइम कंसर्न होनी चाहिए, क्यों नहीं सोचती ख़वातीन उस बारे में? ख़वातीन जो है ना वो घर में रह के भी, मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, वो घर में रह के बहुत होममेड चीज़ें बनाती हैं और वो घर वालों को भी खिलाती हैं, और उससे उन्होंने बिजनेस भी अपने जो है ना बहुत एस्टैब्लिश किया है ऑनलाइन चीज़ों का की भी काफ़ी चीज़ें और हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घर का काम करने में, मतलब घर के काम से ही आप बेसिक एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, घर का काम करने में किसी को भी जो है ना कोई आड़ महसूस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो उस घर के बच्चे, यानी 7 ईयर्स के बाद, बल्कि 7 या 5 ईयर्स में मैं अगर अपने बेटे को ले लूँ तो माशाल्लाह से मैं अगर उसको छोटे काम करने के लिए बोलूँ तो मुझे होता है कि वो काम तो हेल्प करना करने चाहिए। इसी तरह ये नहीं कि बस टीवी के सामने जो हमारे यहाँ के वो है ना कि किचन में ख़वातीन गर्मियों में खाना पकाती रहें, तो फिर वो भी उकता जाती हैं कि भाई बाहर का ऑर्डर कर लो, और मेल्स टीवी के आगे बैठे हुए, उन्हें बस एक फूड कोई सा भी हो, भले बाहर का हो या घर का हो, बस सामने मिल जाए टेबल पे। ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ घर वालों को भी इन्वॉल्व करें। कुछ क्रिएटिव, अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, चलें ठीक है, आप घर में भी बना सकते हैं। आप उसमें जो है आप खुद अपने सामने उस चीज़ की क्वान्टिटी और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अपने सामने, हमें नहीं पता बाहर कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, क्या ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, डो किस तरह की बनी हुई है, तो वो इन्वॉल्व करें, वो एक हेल्दी सी एक एक्टिविटी बना लें ताकि उसमें बच्चा भी आपका इन्वॉल्व हो और घर वाले भी इन्वॉल्व। लेकिन इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जो फॉलोअप्स हैं रूटीनली वो होने चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि 35 या 40 या बुढ़ापे में ही करवाने, नहीं, अब आप आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत अर्ली एजेस में हो रहे हैं। भाई एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज आप घर में ही, आप अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है आप छत पे वॉक कर सकते हैं, फैमिली के साथ कोई सिंपल पार्क लेके चले जाएं, उसमें सबकी एक्सरसाइज हो जाएगी, अम्मी की भी, अब्बू की भी और बच्चों की भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ता है। टाइम के अलावा हम लोग ड्रामे के लिए टाइम निकाल देते हैं, बिल्कुल ड्रामा देख लेंगे, ये ड्रामा आ रहा है, उसके 45 मिनट्स की एपिसोड मिस नहीं हो, लेकिन ये जो हमारा रूटीन है ना, इसको हम अपना चेंज नहीं करते। यही रीज़न है हमारे जो स्पेशली कराची में जो लोग हैं वो के बस खाना खाया, टीवी देखा, होमवर्क किया एंड देन सो। इसके अलावा जो हम चाहते हैं कि एक फॉलोअप 6 महीने में या साल में एक दफ़ा रूटीन का 35 इयर्स या 40 के बाद, इसमें डॉक्टर को कोई बेनिफिट नहीं है जी, इसमें पेशेंट को ही बेनिफिट है, वरना लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर कमा रहे हैं या डॉक्टर को फीस जा रही है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो अगर उसको फीस आ रही है तो वो दूसरे पेशेंट से भी फीस ले ही लेगा, मतलब उसकी फीस तो कहीं नहीं गई, लेकिन आपकी अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये फॉलोअप्स होने चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अलमिया है। हेल्थ
को नहीं समझते लोग, हेल्थ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी एजुकेशन। बिल्कुल, लेकिन हम नहीं करते फिर भी। फीमेल्स स्पेशली, फीमेल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें अगर फीमेल हेल्दी होगी तो वो अपने पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से देख सकती हैं, उन्हें बहुत अच्छा सा नरिश कर सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो आजकल वैक्सीन आ गई है हमारे पास, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जो है पिछले 1-1.5 महीने से इसका अमल जारी है, और लोगों को, हमारे जो एल्डरली हैं उनको लगवाई जा रही है। तो आप थोड़ा सा इस बारे में लोगों को बताएं कि जो लोग रिलक्टेंट हैं, नहीं लगवाना चाह रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, वैक्सीन, क्योंकि मैंने खुद भी वैक्सीनेशन करवाई है, तो वैक्सीन का ये है कि इसमें आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का वो बहुत ही अच्छा है। वो पहले आप जाएंगे, वो पूरा परफॉर्मा फिल करवाएंगे, उसमें आपको मेडिसिन्स, आपकी कोई नॉन हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो डायबिटीज़ है, कोई भी अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है वो उस पर मेंशन होगी। आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, किसी ड्रग से एलर्जी है, वो उस पर मेंशन करेंगे। फिर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, वो आपके सारे वाइटल्स लेंगे। तो इससे ऑलरेडी साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। ठीक है, सही है ना, क्योंकि वो स्क्रीन इतना अच्छा करते हैं। उसके बाद वो एंड में हाफ आवर के लिए आपको वेट भी कराते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई अगर ऊपर नीचे होता है, किसी की हार्ट बीट तेज़ है, हो रही है, ज़्यादातर एंजाइटी भी है इसमें, क्योंकि लोगों में खौफ इतना है, खौफ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, शुगर लो हो जाना, क्योंकि सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं और फिर अचानक से वैक्सीन लग रही है। लेकिन वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एल्डरली के लिए समझे इतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि हम बिल्कुल 100% वायरस से बच गए, ठीक है ना, इसके बाद भी आपने SOP फॉलो करना है। लेकिन इससे ये चीज़ हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता अगर आपको होता भी है, ठीक है ना, वायरस, अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होता भी है, तो खुदा ना खास्ता आप वेंट पर या उसके जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस हैं वो आपको सामने नहीं आएगी। अगर ये होगा भी तो माइल्ड फीवर, बॉडी एक और जस्ट फ्लू की तरह ये रिकवर हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता डेथ ये कम करवाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे मीजल्स की वैक्सीन में आप देखते हैं कि मीजल्स की वैक्सीन लगवाने के बाद भी बच्चों को मीजल्स होते हैं, और लेकिन वो बहुत माइल्ड मिनिमल होते हैं, बहुत ही मिनिमल, और वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए हम जाहिर सी बात है हम पूरी तरह से नहीं इलाज कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में, तो बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए और करवाना चाहिए वैक्सीन। हेल्थ वर्कर सबसे पहले आते हैं और एल्डरली को तो सबसे पहले करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताइए। इसलिए हमारे वो ऑडियंस जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि हम करवाएं, वो बिल्कुल जाएं, और बहुत इजी, बहुत अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अपना NIC नंबर आप भेजें, और जो भी सेंटर आता है, बल्कि अब तो इतनी आसानी कर दी है कि किसी भी 1166 पे भेजना होता है, बिल्कुल भेज के, और कोई भी जो भी करीबी सेंटर है वहाँ पे जाके आप इजीली लगवा सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि उससे आपकी जो इलनेस है इसकी कोविड से रिलेटेड, वो चीज़ें कम हो सकती हैं। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या ये वैक्सीन करवा सकती हैं? देखिए, अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें प्रेगनेंसी में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। ठीक है ना, लेकिन जाहिर बात है हमें प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ का। तो प्रेगनेंसी के हवाले से कोई इन्होंने लिटरेचर इस तरह का अभी सामने नहीं आया है कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सही है, अभी तक ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्योंकि इन्होंने अभी जितनी टेस्ट किए हैं तो उसमें तो ये सेफ़ आया है। लेकिन फिर भी ये लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, ये सेफ़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वैक्सीन लगवाने में ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो रिकमेंडेशन आ गई हैं, लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉल्स इससे रिलेटेड भी आ रही हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ लगवा सकती हैं या नहीं। अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा इस पर ज़रूरत है, अभी ट्रायल्स जो है ना वो एल्डरलीज पर हो गए, ठीक है, और अभी हेल्थ केयर्स पे जो हुआ है, अब इसके बारे में कुछ कहना अभी थोड़ा सा कबल वक्त होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि रमज़ान बिल्कुल आमद है, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान से रिलेटेड जो हमारी वो ऑडियंस डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से अपनी वो रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं? अच्छा, रमज़ान के हवाले से सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो अफ्तार में या सहरी में वो अवॉइड, किडनीज़ के लिए बिल्कुल ऐसी हैं जैसे पॉइजन है। बिल्कुल, एम्प्टी स्टमक हो और आपने कोल्ड ड्रिंक चढ़ा ली तो वो समझें सारा कुछ आपके जो ना रीनल स्टोन्स और रीनल इन्फेक्शंस और गुर्दे की बीमारियां बहुत सारी लेकर आएंगी। पानी का इस्तेमाल, ORS का इस्तेमाल, ठीक है, आप नींबू पानी बना लें अच्छा सा घर में, वो आप जितना कर सकते हैं वो आप करें। सादा पानी, ORS और नींबू पानी,
वो बेस्ट है आपके लिए। और फ्रूट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है आपने। फ्रूट्स का इस्तेमाल इस तरह से करें कि सहरी तो सहरी, वो अफ्तार के अलावा सहरी में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ड्राई मतलब कि जैसे आपने फ्राइड आइटम्स को जो है ना वो मिनिमल कर आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ का एक एतदाल में रखें, लेकिन डेली अगर आप इतने पकौड़े इतने समोसे खाएंगे तो फिर वही बात है कि वो डंप होता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा एक जो हम चीज़ देखते हैं कि लोग अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं या इंसुलिन है वो किस तरह से उसको एडजस्ट करें। ये बहुत ज़्यादा लोगों में ये इस बात में कन्फ्यूजन होती है कि सहरी में खाएँ या अफ्तार में खाएँ, या जो इंसुलिन पे हैं वो किस तरह से एडजस्ट करें। ये थोड़ा सा इसके लिए ये होता है कि जो आपका डायबिटीशियन मतलब डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आपके जो कंसर्न्ड फिजिशियन हैं, आप उसके पास जाएं और आप बताएं। ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी डायबिटिक्स हैं वो रोज़ा रखते हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं रख रहे होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसे होते हैं क्योंकि उनको रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड हो रहे होते हैं, मतलब कि शुगर अचानक से लो आ जाती है और तो क्लैप्स हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर भी आजकल बिल्कुल पीक गर्मियों में आते हैं रोज़े, तो बहुत डेंजरस है डायबिटिक्स के लिए। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी शुगर किस हद तक मतलब कंट्रोल है, विद इंसुलिन, विदाउट इंसुलिन, और हाइपोग्लाइसेमिक जो मेडिसिन हैं उस पर। फिर उसके हिसाब से आप सहर और अफ्तार में, अगर आप ट्वाइस अ डे डोज पर हैं तो आप सहरी और अफ्तारी में अपनी डोज इस तरह से बनवाएं अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कि वो उस दौरान ही आपके मतलब आप लें, कंज्यूम करें और उसके बाद आप खा सकें। ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको अगर आप 3 टाइम्स अ डे अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, दिन में भी उनको लगाने की, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया उनको हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि जो लोग अगर रखना चाह रहे हैं तो वो अपना कुछ अपने रूटीन के टेस्ट करवा के रखें, ताकि उससे आइडिया रहे, उससे पता चल जाए कि अगर बीच वाला इंसुलिन का डोज अगर वो स्किप करते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो उनकी शुगर्स। ठीक है। इसके अलावा गर्मी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि हमारे वो लोग जो बाहर निकलते हैं वो किस तरह इस हीट वेव को ओवरकम कर सकते हैं, उसमें भी यकीन यही है कि आप अपने पास पानी और ORS की बॉटल एक बना के अपने पास रखें। अगर आप कहीं पर भी हैं, सफ़र में हैं या फिर आप अपने जॉब पर हैं, और वो आपने लेना है डेली। आपकी फ्लूइड इनटेक आपका तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 लीटर इस गर्मी के दौरान होना चाहिए। ठीक है। और आप जो है जितना अपने हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे उतना ही ये हीट वेव आपको कम से कम इफेक्ट करेगी। तो क्या हीट वेव और कोविड के सिम्टम्स भी कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ इसकी डायग्नोसिस में हमें ये भी रख सकते हैं, या कोविड के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या ये टोटली डिफरेंट है? बिल्कुल रख तो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम फिर और चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि अगर हीट वेव है तो फिर उसमें जो है ना चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो हमें ज़्यादा कोविड में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ हम इस तरह के करवा रहे होते हैं, उसमें भी हमें फिर वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये कोविड का पेशेंट है। ठीक है। बाकी बिल्कुल चिल AC में बैठ के हम अचानक से बिल्कुल बाहर की तरफ चले आते हैं, थोड़ा ये भी इन एंड आउट हमें वैसे भी विदाउट AC करने चाहिए, क्योंकि आप जो है हाँ बिल्कुल आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहें, फिर उसके बाद आप अगर बिल्कुल ही गर्मी से आए हैं तो पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर में बैठें, उसके बाद AC ऑन करें, या आपने शावर लेना है तो उसके बाद पहले अपना पूरा जो है ना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप हमारी इस ऐप के थ्रू हमारी ऑडियंस को? मैसेज तो बस यही है कि फीमेल्स जो हैं वो अपना ख्याल ज़्यादा रखें, क्योंकि फीमेल जो हैं वो बैकबोन होती हैं अपनी मतलब घर की भी और सोसाइटी की भी। और अभी जो हमारे पास कोविड-19 का जो 3rd वेव हमारे पास आई है, तो उसमें ये है कि लोग गैदरिंग्स थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादियाँ सादगी में भी अगर हो रही हैं तो वो कहलाएंगी शादियाँ ही, और वो बहुत अच्छे से हो रही हैं। उसकी जगह आप कोई और इन्वेस्टमेंट, या अगर किसी गरीब को अगर आप खिला दें तो मेरे हिसाब से वो जो दुआएं आपको देगा तो वो तो आपके रिश्तेदार भी शायद ना दें। बिल्कुल। तो कम से कम गैदरिंग में, अगर आप बहुत ज़रूरी भी है तो कम से कम गैदरिंग रखें, उसमें SOP फॉलो करवाएं। लोगों को मास्क पहनना गर्मी में भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बेहतर तो ये है कि ये जो इफ्तार अभी रमज़ान है तो इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हाँ, आपको नहीं पता कि कौन एसिम्प्टोमेटिक और साइलेंट कैरियर है, कौन ट्रैवल करके आया है और कौन किस तरह का
इम्यूनिटी लेके बैठा हुआ है, कौन किसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है या वीक है। तो अभी थोड़ा सा जो है ना ये हम रोक सकते हैं SOP को फॉलो करके और ये गैदरिंग्स अवॉइड करके। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, तो हमें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमैमन हमारे साथ ही हैं, बात कर रहे थे हम कोविड और उससे रिलेटेड। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी इनसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो बिल्कुल इनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐप में ये मौजूद हैं एज ए जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, और किसी भी वक्त आप इनसे ऐप के थ्रू कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोग जो है आइंदा आने वाले दिनों में SOPs को अच्छे से फॉलो करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द इस वायरस से निजात हासिल करें। थैंक यू सो मच।